हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कटिहार से लाइव। गुप्तेश्वर पांडे की बात सबसे पहले हम करेंगे। वो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी थे, जिन्होंने खाकी छोड़कर खादी पहनने का फैसला किया, लेकिन जनाब को टिकट नहीं मिला। ऐसे में किस तरीके से उन्होंने अपना ये सियासी दर्द साझा किया है, आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ रहूंगा। नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं। चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। मुँह फेर ली सभेता उहे हमें बचई है, केहू न काम आई तब राम काम। राजनीति में रॉबिनहुड बनने का सपना संजोने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का टिकट जब से कटा, तब से हर किसी की नजर उन्हीं पर थी। लोग इस बात के इंतजार में थे कि गुप्तेश्वर कब मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात कहेंगे। आज जब गुप्तेश्वर पांडे मीडिया के सामने आए, तो आधी कहानी तो उनके पहनावे ने ही कह दी। पिछले कई दिनों से झक सफेद कुर्ता और रंगीन बंडी पहनकर सोशल मीडिया में पोस्टर और तस्वीरें पोस्ट करने वाले पांडे जी आज सफारी सूट पहनकर अपनी बात कहने आए। बात की शुरुआत कैसे की, पहले वो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। आप सबों के मन में ये सवाल है कि मैंने वीआरएस लेकर के एक राजनीतिक दल का सदस्य बना, ज्वाइन किया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने दल की प्राथमिक सदस्यता हमको दिलाई, तो मैं उस सदस्य की हैसियत से अभी भी जदयू में बना हुआ हूँ। चुनाव में लड़ सकता था, किसी कारणवश ये समीकरण नहीं बैठा। राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। सुना आपने, पांडे जी ने साफ साफ कह दिया कि चुनाव लड़ने के लिए मन तो बहुत था, संभावनाएं भी प्रबल नजर आ रही थी, लेकिन समीकरण फिट नहीं बैठे, इसलिए टिकट नहीं मिला। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 27 सितंबर की है, जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे को पार्टी का पट्टा पहनाकर जेडीयू ज्वाइन कराया था। उस दिन पांडे जी का चेहरा काफी खिला हुआ था। उन्हें इस बात की पक्की उम्मीद थी कि 11 साल पहले जो इच्छा अधूरी रह गई, वो इस बार पूरी हो जाएगी। साल 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेकर राजनीति में किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन जो धोखा उस बार हुआ, वही इस बार भी हो गया। रिपोर्टर ने पूछा, क्या इस बार फिर आप ठगा महसूस कर रहे हैं? तो पांडे जी भला क्या कहते, ऊपर से ही सही नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ दिए। नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है? ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। पांडे जी के मुंह पर नीतीश कुमार की तारीफ इस बात का साफ इशारा है कि विधानसभा का टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन मन में कुछ उम्मीद अभी बाकी है। इसीलिए मन में भले ही तल्खी हो, लेकिन जुबान बिल्कुल पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता वाली थी। मैं एनडीए के साथ हूँ, एनडीए के साथ रहूंगा, और जहां भी पार्टी एनडीए मतलब नीतीश जी का जहां भी आदेश होगा और भाजपा का, मैं दोनों दलों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां अपने प्रभाव का, अपने गुडविल का इस्तेमाल करूंगा। बिहार के रॉबिनहुड पांडे यानी गुप्तेश्वर पांडे जो बात छुपाना चाहते थे, लोग वही बात जानना चाहते थे। आखिर 11 साल पहले गुप्तेश्वर पांडे के साथ जो हुआ वही एक बार फिर से क्यों हो गया?
आपको दिखाते हैं इसके पीछे क्या कुछ राजनीति सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की वजह से पांडे जी की बलि ले ली गई। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है? ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। गुप्तेश्वर पांडे भले ही ये बताने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार से उनकी क्या बात हुई। पांडे जी भले ही उसे निजी बातें बता रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनकी ये निजी बातें सियासी हलके में हर किसी की जुबान पर है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सियासी नफा नुकसान ने पांडे जी का पूरा गणित बिगाड़ दिया। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने जब गुप्तेश्वर पांडे से सीधे सवाल दागा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या लग रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का दबाव हुआ जिसकी वजह से आपका टिकट कटा? क्योंकि आप पर आरोप लगा कि आपने महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया, शायद ये वजह रही आपको? पहली बात तो ये वजह तो कुछ भी रही हो, ये बड़े नेताओं के बीच की बात होगी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र सुशांत के मौत के प्रकरण में मैंने जो भी किया उसमें मैंने न कोई गलती की न उसका मुझे कोई अफसोस है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गुप्तेश्वर पांडे कितना मुखर थे, वो किस तरह तमाम लोगों पर शब्द बाण छोड़ रहे थे, वो पूरे देश ने देखा है। सुशांत केस में वो खुद के लिए सियासी संभावनाएं तलाशने लगे थे, लेकिन उनकी यही सक्रियता बैकफायर कर गई। गुप्तेश्वर पांडे न पुलिस के रहे न पॉलिटिक्स के, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला ये समझिए। डीजीपी रहते सुशांत केस पर उन्होंने जिस तरह राजनीतिक बयानबाजी की, उसके बाद बीजेपी अगर उन्हें बक्सर से टिकट देती तो महाराष्ट्र में नुकसान होता। महाराष्ट्र में नुकसान से बचने के लिए गुप्तेश्वर का टिकट काट दिया गया। देवेंद्र फडणवीस खुद बिहार में पार्टी के प्रभारी हैं। बीजेपी ने बिहार के लिए महाराष्ट्र में रिस्क नहीं लिया। बीजेपी के दबाव में जेडीयू ने भी गुप्तेश्वर को टिकट नहीं दिया। सवाल न उठे, इसीलिए जेडीयू ने बक्सर सीट बीजेपी के कोटे में दे दी। बीजेपी ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को ठेंगा दिखाकर बीजेपी ने जिस परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दिया है वो भी पुलिस महकमे से ही आते हैं। वो कभी हवलदार हुआ करते थे। परशुराम चतुर्वेदी ने हवलदार की नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री ली, किसान नेता के तौर पर पहचान बनाई और आज बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को लेकर वो टिप्पणी से बच रहे हैं, उन्हें अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। ये मैं किसी को मात नहीं दिया हूँ। डीजी साहब मेरे बड़े भाई हैं और आदरणीय हैं। मैं जहाँ भी मिलते हैं मैं पैर छू के उनका प्रणाम करता हूँ। आज भी मेरे उनके प्रति हृदय में आदर है। इस पर उनके प्रति मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं सहोदर भाई उनको मानता हूँ। हमेशा जब भी मिले हैं, भैया हम तो आपका सहोदर छोटा भाई है और पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे आदर भी देते हैं, छोटा भाई मानते हैं। चुनाव का टिकट पाने की गुप्तेश्वर पांडे की हसरत एक बार फिर अधूरी रह गई, लेकिन यह उनके राजनीतिक सपनों का अंत नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 1 दर्जन सदस्यों का मनोनयन होना है। पांडे जी का नंबर इसमें लग सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे राजनीतिक पद हैं जो गुप्तेश्वर पांडे की झोली में आ सकते हैं। और अब बात वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की। बिहार में इन दिनों मुकेश सहनी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी से बड़ी पार्टी हो चुकी है वीआईपी। बीजेपी ने 11 सीटें उसे लड़ने के लिए दी हैं। दरअसल मुकेश सहनी की बात की जाए तो उनकी पूरी कहानी जब आप देखेंगे, फिल्मी कहानी आपको नजर आएगी। हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। साल 2002 में आई फिल्म देवदास में इसकी कहानी और किरदार के साथ भव्य सेट ने खूब चर्चा बटोरी। इस शानदार फिल्मी सेट के पीछे बिहार की राजनीति के युवा चेहरे मुकेश सहनी की सोच और उनकी मेहनत शामिल थी। इस सपने जैसे सेट को फिल्मी पर्दे पर साकार करने वाले मुकेश सहनी अब बिहार की राजनीति में नए सियासी डिजाइन का रूप रंग गढ़ चुके हैं। उन्हें भरोसा है कि जैसे मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी किस्मत बदली, कुछ ऐसा ही बदलाव वो बिहार में भी कर दिखाएंगे। हम लोग एक प्लानिंग के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं और उसके बाद बिहार भी आता तो एक प्लानिंग के तहत ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। शुरुआत में मुकेश सहनी ने मुंबई में सेल्समैन की नौकरी की। इसी दौरान उनके दिमाग में फिल्मों, टीवी सीरियल्स और शो के सेट बनाने के बिजनेस का आइडिया आया और इसी एक आइडिया ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। अब कुछ ऐसे ही बदलाव के साथ मुकेश सहनी बिहार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए के साथ आ गए हैं और वो इस बदलाव की वाजिब वजह भी बता रहे हैं। तेजस्वी के विचारधारा से मैं उस पार्टी में जुड़ा। मैं तेजस्वी के विचारधारा से मैं
गठबंधन में नहीं आए। मैं लालू जी को मैंने देखा कि उन्होंने बहुत संघर्ष किए थे और उस विचारधारा के साथ हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की, लेकिन हमने देखा है, महसूस किया कि राष्ट्रीय जनता दल डिफरेंट बदल गया, टोटल ही बदल चुका। वो अभी तेजस्वी का पार्टी हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा कि उनका एक अपना था कि उनको आप सबको भी पता है कि उनको युवा से बहुत चिढ़ है। मुकेश सहनी का सियासी सफर 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ। बाद में वो आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ आ गए और अब वो उसी आरजेडी पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर मरहम नीतीश ने लगाया। हमें बहुत खुशी है कि एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस सब के ने किसी ने खंजर भोंकने का काम किया तो इन्होंने नीतीश जी सब मिलकर हमें मलहम लगाने का काम किया। पिछड़ा के बेटा को गठबंधन में रखा और आपने देखा कि 2 नंबर में 11 सीट से गठबंधन हुआ, 1 MLC से। तो इतने बड़े सम्मान आज हमें दिया है। बिहार में एनडीए को लेकर चल रही रस्साकशी पर मुकेश सहनी की नजर है। हालांकि वो मोदी और नीतीश को ही असली चिराग कहकर सीधे जवाब से बचते दिख रहे हैं। चिराग की बात कीजिएगा तो मुझे नहीं कुछ पता है। मैं तो 2 ही व्यक्ति को चिराग समझता हूं, जो ऊपर में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो अपने रोशनी प्रकाश से देश को और राज्य को रोशन करके रखे हैं। मल्लाह समुदाय को SC/ST कोटे में डाले जाने की मांग मुकेश सहनी की पार्टी का अहम मुद्दा रहा है और आगे भी वो इस पर बने रहने की बात कर रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर बिहार चुनाव के सीन से गायब हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार नीतीश कुमार पर वो निशाना साध रहे हैं। पीके ने बात बिहार की पेज के जरिए पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए 67 लाख रुपए खर्च किए हैं। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन नीतीश ने ठिकाने क्या लगाया। प्रशांत किशोर राशन पानी के साथ नीतीश की सियासी विदाई की स्क्रिप्ट लिखने बैठ गए। फेसबुक पर प्रशांत किशोर बात बिहार के नाम से पेज चलाते हैं और इस पेज के जरिए उनके निशाने पर नीतीश कुमार है। ये पोस्टर देखिए, नीतीश कुमार पर तंज कसने वाले ये पोस्टर प्रशांत किशोर की तरफ से जारी किए जाते हैं। कई पोस्टर पर प्रशांत की तस्वीर भी होती है। बिजली से लेकर रोजगार तक के सवालों के जरिए प्रशांत किशोर नीतीश के कार्यकाल पर निशाना साधते हैं। प्रशांत किशोर ने 15 फरवरी 2020 को बात बिहार की इस पेज की शुरुआत की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर नीतीश के खिलाफ मुहिम में पीके के इस पेज ने 67,62,000 रुपए खर्च किए हैं। ये पैसे पेज के कंटेंट को प्रमोट करने में खर्च किए गए हैं और ऐसा नहीं है कि इस पेज पर कंटेंट सिर्फ नीतीश के खिलाफ है। कई ऐसे कंटेंट भी प्रचारित किए गए जिसमें लालू और नीतीश के 30 साल के शासनकाल का जिक्र है। प्रशांत किशोर खुद बिहार की जमीन पर भले ही सक्रिय ना हो, लेकिन बिहार से बाहर रहकर भी बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। 5 साल पहले जो प्रशांत किशोर यानी पीके नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हुआ करते थे, वो इस बार सीन से बिल्कुल गायब है। कुछ महीने पहले उन्होंने नीतीश के बारे में बहुत कुछ कहा था। बिहार की राजनीति बदल देने के वादे तक किए गए थे, लेकिन वो वादे ही रह गए। इन दिनों वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में दिल्ली में रहकर ही वो नीतीश कुमार की चींटी जरूर काटते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए। असल में कोरोना की वजह से चुनावी अभियान इन दिनों सोशल मीडिया पर ही ज्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करके ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। बीजेपी, जेडीयू समेत तमाम पार्टियां सोशल मीडिया पर अपने अपने कंटेंट के प्रसार के लिए पैसे खर्च कर रही हैं। इलेक्शन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में कटिहार से फिलहाल इतना ही। कल आपसे शाम 4 बजे पूर्णिया में मुलाकात होगी। जरूर देखिएगा मेरे साथ वार पलटवार, और शाम 6:30 बजे पूर्णिया से आप देखेंगे लाइव कौन बनेगा मुख्यमंत्री।